एक महिला रोज़ अपने भैया भाभी को फ़ोन किया करती थी। वो उनकी खैरियत लिया करती थी, उनसे हालचाल लिया करती थी। कभी भाई से बात करती थी तो कभी अपनी भाभी से बात करती थी। 9 दिसंबर को वो अपने भाई को फ़ोन लगाती है, लेकिन भाई का फ़ोन उठता नहीं है, नंबर स्विच ऑफ जाता है। ऐसे ही वो फिर अपनी भाभी को फ़ोन करती है, लेकिन भाभी का नंबर भी बंद जाता है। दिन बीत जाता है। अगला दिन आता है 10 दिसंबर। महिला फिर से अपने भाई और भाभी को फ़ोन करती है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ जाता है। जिसके बाद महिला परेशान होकर अपने भतीजे को फ़ोन करती है और वो कहती है कि मैं कल से तुम्हारे पापा और मम्मी का फ़ोन लगा रही हूँ, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। भतीजा भी टाल देता है बात को और कहता है कि मैं जब घर जाऊंगा तो आपका की बात करा दूंगा मम्मी और पापा से। इसके बाद बहन परेशान हो जाती है। वो सीधी अपनी भतीजी को कॉल करती है और वो कहती है कि मैं लगातार अपने भाई और भाभी को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा है। इस बीच भतीजी अपने भाई से फ़ोन करके पूछती है कि मम्मा और पापा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तब वो कहता है कि मैं भी उनकी तलाश कर रहा हूँ, 2 दिन हो गए हैं, पापा और मम्मी का कहीं पता नहीं चल रहा है। जिसके बाद बहन और बुआ दोनों परेशान हो जाती हैं। वो अब भाई से संपर्क करती है, लेकिन इस दौरान भाई का नंबर भी बंद हो जाता है। जिसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। इस दौरान शिकायत के दौरान 2 कत्ल हो जाते हैं। इन कत्लों के पीछे क्या वजह रही, कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की खास पेशकश में आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कहानी है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है जौनपुर, और जौनपुर का एक थाना लगता है जाफराबाद, और जाफराबाद का एक इलाका है अहमदपुर। अहमदपुर में एक महिला शकुंतला देवी अपने भैया भाभी को फ़ोन करती हैं। उनके भैया भाभी की उम्र रही होगी 60 से 62 साल। भैया का नाम था श्यामलाल और वहीं भाभी का नाम था बबीता। वो भैया भाभी को फ़ोन करती हैं। इस दौरान भैया भाभी का फ़ोन नहीं उठता। वो लगातार 9 दिसंबर को फ़ोन करती हैं, उनका नंबर ऑफ जा रहा था। जिसके बाद शकुंतला अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अगले दिन होता है 10 दिसंबर का। 10 दिसंबर को वो फिर अपने भाई श्यामलाल और भाभी बबीता को फ़ोन लगाती हैं, लेकिन ना ही श्यामलाल का फ़ोन उठता है और ना ही बबीता का। उन दोनों का नंबर स्विच ऑफ जाता है। जिसके बाद शकुंतला परेशान हो जाती हैं। वो थकार कर अपने भतीजे अम्बेश को फ़ोन करती हैं। अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू, जो श्यामलाल का बेटा था, वो उसको फ़ोन करती हैं और कहती हैं मैं लगातार फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे ना पापा का फ़ोन लग रहा है ना ही मम्मी का फ़ोन लग रहा है, उन दोनों का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। इस दौरान अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू वो कहता है कि मैं ट्राई करता हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मम्मी पापा का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। बुआ शकुंतला फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। उसके बाद फिर 12 दिसंबर आ जाती है। 12 दिसंबर को फिर वो फ़ोन करती हैं, जिसके बाद फिर भतीजा टाल मटोल कर देता है और बात घुमा देता है। जिसके बाद वो परेशान होकर अपनी भतीजी वंदना को फ़ोन करती हैं और वो कहती हैं कि मैं लगातार अम्बेश को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन अम्बेश भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं लगातार अपने भैया भाभी से बात करना चाहती हूँ, लेकिन भैया भाभी से बात नहीं हो पा रही है। जिसके बाद वंदना भी परेशान हो जाती है। वंदना अपने भाई अम्बेश को फ़ोन करती है और वो कहती है कि बुआ का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि मम्मी और पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है। वंदना जैसे ही ये बात अपने भाई अम्बेश से कहती है, तब अम्बेश कहता है कि मैं भी परेशान हूँ बुआ के फ़ोन का जवाब देते देते। असल में 2 से 3 दिन हो गए हैं, मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं मुझे खुद नहीं पता। मैं उनकी तलाश कर रहा हूँ और अभी तक मुझे वो नहीं मिले हैं। इसके बाद वंदना अपने घर से निकलती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, जल्द ही हम लोग चलकर पुलिस थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराएंगे। इस बीच
वंदना अपनी बुआ शकुंतला को फ़ोन करती है। शकुंतला और वंदना जाफराबाद के पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और वहां जाकर गुमशुदगी दर्ज कराती हैं। इस दौरान जब वो अपने भाई को फ़ोन करती तब भाई का नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। वंदना नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाफराबाद पहुंचती है और अपने पिता श्यामलाल, इसके अलावा माँ बबीता और अपने भाई रिंकू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस उन तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और उनकी तलाश शुरू करती है। इस दौरान वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा की उम्र 60 से 62 साल है, वहीं रिंकू की उम्र लगभग 27 से 28 वर्ष रही होगी। जिसके बाद पुलिस उन तीनों की गुमशुदगी दर्ज कर लेती है और उनके नंबरों को सर्विस लांच पर लगा देती है। इस दौरान मोबाइल की लोकेशन भी देखी जाती है कि उन्होंने आखिरी बार किससे बातचीत की होगी। वहीं 13 से 14 और 15 तारीख निकल जाती है। 15 दिसंबर को अचानक ही रिंकू का फ़ोन जो बंद था अब वो ऑन हो जाता है। पुलिस उस नंबर पर संपर्क साधती है। 15 दिसंबर को जैसे ही रिंकू का फ़ोन ऑन होता है उसके बाद रिंकू से संपर्क किया जाता है। इस दौरान रिंकू सबसे पहले अपनी बहन वंदना को फ़ोन करता है। वो कहता है कि बहन, क्या घर की चाबी तुम्हारे पास है? घर में एक और ताला पड़ा है। तब बहन वंदना कहती है कि हाँ, एक और ताला लगा दिया गया है, उसकी चाबी मेरे पास है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ चाबी लेके। इस दौरान पुलिस भी वहीं पहुँचती है। पुलिस अम्बेश कुमार और रिंकू से पूछताछ करती है। तब वो कहता है कि मेरा माँ बाप से झगड़ा हुआ था, उसके बाद मैं बनारस घाटों पर गया था, फिर भी वहाँ पर भी वो लोग नहीं मिले, मैं उनको तलाश करने गया था। पुलिस अब उसको सख्ती से पूछताछ करती है। आखिरकार अम्बेश कुमार रिंकू आखिरकार पलट जाता है और वो सब कुछ सच सच बता देता है। 750 किलोमीटर दूर कोलकाता पहुंच जाता है और वहां जाकर जॉब करने लगता है। इस दौरान 2019 में वहां पर लॉकडाउन लग जाता है। वो पुलिस को बताता है लॉकडाउन के दौरान सामने एक ब्यूटी पार्लर था। जब घर परिवार वो आ जा नहीं पा रहे थे सब लोग, जब लॉकडाउन था तब सामने ब्यूटी पार्लर था। उसे खाना बनाना आता नहीं था और ना ही कपड़े धोना आते थे। इस दौरान एक लड़की उसके संपर्क में आती है जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो अक्सर उसकी आकर मदद कर दिया करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी और उसके कपड़े भी धो दिया करती थी। असल में वो लड़की एक मुस्लिम परिवार से थी। हालांकि वो लड़का और लड़की में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। अब वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। जिसके बाद लड़का अपने परिवार से कहता है कि मैंने एक लड़की को पसंद किया है जो मुस्लिम परिवार से है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब परिवार में वाले इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम परिवार की लड़की से शादी नहीं होगी, क्योंकि परिवार में कोई ऐसा था नहीं जो रोक टोक सके। इसलिए लड़की प्रस्ताव रखती है और लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं। इस दौरान घर में अपर्णा, वंदना और सपना, अम्बेश कुमार रिंकू की 3 बहनें थीं। वो तीनों मना कर देती हैं। रिंकू उन तीनों का अकेला भाई था। वो कहती हैं कि अगर तुम्हारा उससे रिश्ता हो गया या तुम्हारी उससे शादी हो जाती है तो तुम घर पर कदम मत रखना। वहीं पिता भी यही बात कह देते हैं कि मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं रहेगा, तुम इस घर को छोड़कर जा सकते हो। जिसके बाद वो लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वो दोनों अपना घर बसा लेते हैं। दोनों ने प्रेम विवाह तो कर लिया था। इस दौरान दोनों साथ में रहने लगे थे। अक्सर उनके घर से बातचीत होती थी तो अम्बेश अपने पिता से बात करता था तो वो कहते थे कि तुमने अब नमाज़ पढ़ना भी सीख ली होगी और तुमने मीट खाना भी शुरू कर दिया होगा। तब अम्बेश लगातार ये कहता था कि पिताजी और अपनी माँ और बहनों से कहता था कि अब वो लड़की ऐसी नहीं है, उसने अपना धर्म अपना लिया है, वो पूजा भी करने लगी है। लेकिन परिवार वाले उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। अम्बेश कुमार रिंकू 30 जून 2025 को पिता का रिटायरमेंट होने पर उनके घर जाफराबाद पहुंचता है। पिता लोको पायलट होते हैं रेलवे में, वो उनका रिटायरमेंट होता है तब वो अपने पिता के पास पहुंचता है। इस दौरान वो पिता को बताता है कि अब मैं आपके साथ रहूँगा,
लेकिन एक शर्त है। उसमें वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ भी दूंगा। परिवार वाले कहते हैं कि हम तुम्हें अपने घर पर एक शर्त पर रख सकते हैं, तुम उस लड़की से संपर्क तोड़ दो और उसको तलाक दे दो। तब अम्बेश कुमार और रिंकू अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी से ये बात कहता है। तब पत्नी कहती है ठीक है तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं। मैं इन दोनों बच्चों की परवरिश खुद कर लूँगी और अपना ब्यूटी पार्लर चलाती रहूँगी। इस दौरान अम्बेश कुमार रिंकू उसकी शर्त मान जाता है और वो आकर अपने पिता से कहता है। इससे पहले वो अपनी माँ बबीता के पास आता है और माँ बबीता से कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ। तब माँ बबीता कहती हैं कि ये तुम्हारा आपसी मामला है, तुमने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था, तुम खुद ही उसको पैसे अपने पास से दो, हमारे पास तुम्हारे लिए देने के कोई पैसे नहीं है। इस दौरान बबीता रिंकू को धक्का देती हैं और दरवाजे से बाहर कर देती हैं। तब रिंकू ऊपर चढ़कर आता है। 8 दिसंबर को वो रिंकू घर के अंदर दरवाजे के अंदर दाखिल होता है और फिर से बबीता के पास आता है। वो कहता है पैसे तो मैं लेकर रहूँगा, क्योंकि ये घर मेरा भी है, ये घर आपका नहीं है, क्योंकि नाना ने ये घर हमें भी दिया था और इसका अकेला वारिस मैं हूँ। ये बात सुनते ही माँ बबीता आग बबूला हो जाती हैं। वो 2-3 थप्पड़ अम्बेश कुमार और रिंकू के जड़ देती हैं। जैसे ही वो थप्पड़ मारती हैं तब रिंकू एकदम गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में आकर माँ को धक्का देता है, तब माँ भी उसे धक्का देती है। इस बीच पास पड़े सिलबट्टे से उठाकर वो माँ का सर कुचल देता है। माँ पर जैसे ही वो 2-3 बार सिलबट्टे से वार करता है, माँ ज़मीन पर गिर जाती हैं खून से लथपथ होकर, और वहीं ज़मीन पर गिरकर उनकी मौत हो जाती है। ये मंज़र देखकर श्यामलाल उठकर दौड़कर वहाँ आ जाते हैं और वो अपनी जेब से फ़ोन निकालते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाता हूँ। तभी रिंकू घबरा जाता है और वही सिलबट्टा उठाकर अपने पिता के सर पर मारता है। इस दौरान वो पूरा परिवार 3 मंजिल पर रहता था। बेटा दौड़कर नीचे जाता है और नीचे से लोहा काटने वाली आरी लेकर आता है और आरी लेकर आने के बाद वो अपनी माँ को 3 हिस्सों में काटता है और एक पॉलीथिन बैग में रखता है। पिता लहूलुहान अवस्था में ये मंजर देख रहे होते हैं। इस दौरान वो पास में एक रस्सी पड़ी होती है, उस रस्सी से पिता का ज़ोर से गला दबाता है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद वो उनके भी टुकड़े करता है। माता पिता के टुकड़े करने के बाद वो एक पॉलीथिन बैग में रखता है। अब 2 पॉलीथिन बैग बनाता है और लगभग 6 टुकड़े कर लिए जाते हैं, लेकिन इस बीच वो उनको एक स्विफ्ट डिज़ायर कार में भरकर गोमती नदी के किनारे फेंक आता है और घर के आकर सफाई करने में जुट जाता है। इस बीच वो माँ का एक हिस्सा काटकर वहीं भूल गया था, जो उसे पता ही नहीं था। इस दौरान 400 गोताखोर लगे और गोताखोरों ने वहाँ पर माँ और पिता के वो शव के टुकड़े भी निकाल लिए। इस दौरान वो युवक काफ़ी भावुक था और रो रहा था और कह रहा था कि उसने अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक हम विदा लेते हैं। जय हिंद।